हेलो। चलो बच्चा, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर डन एंड वीवीटी ऑलरेडी डन, वीएसईपीआर ऑलरेडी डन एंड हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का जो तरीका है, मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम फाइंड आउट करो, वीएसईपी फाइंड आउट करो, देन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। बट व्हाट इज एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेट्स कंप्लीट इट। हाइब्रिडाइजेशन आप आज ही कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन के बाद आगे बातें करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन में फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, it is the phenomena of intermixing of atomic orbital of comparable energy to form of comparable energies to form a set of same number of new orbital, a set of same number of new orbital of equal energies, or you can say of equal energies and identical in all respect, of equal energies and identical in all respect is known as hybridization, ठीक है। बोलना ये चाहते हैं कि देयर विल बी 3 और 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल, उन एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा बिफोर मेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, एंड आफ्टर मिक्सिंग व्हाट इज हैपनिंग, जितने ऑर्बिटल, हम लोग अभी पोस्टुलेट एंड रूल भी देखेंगे, जितने ऑर्बिटल का आपस में इंटरमिक्सिंग होगा उतने ही न्यू ऑर्बिटल जनरेट होंगे। बट जो न्यू ऑर्बिटल होंगे उनका सभी का एनर्जी, शेप, साइज, सारी चीजें इक्वल होनी है। उन्हीं ऑर्बिटल को हम लोग नाम क्या देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। और फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो मतलब बेसिक सा डेफिनेशन है। पहले ये चीज समझना जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या था, व्हाट वाज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअली इसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ गई। देखो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा था जब हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिस्कशन में मैंने एक एग्जांपल लिया था मीथेन का, और वहां पे आपसे पूछा गया था कि ये क्या मीथेन के सारे बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। तो अगर आप रिकॉल करो तो यहाँ पे हमने मीथेन में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए थे, एंड आउट ऑफ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, 3 कोवेलेंट बॉन्ड हमारे एक्चुअली 2p एंड 1s के ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए थे, एंड एक बॉन्ड जो बन रहा था वो था 2s एंड 1s के ओवरलैपिंग से। तो बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जब डिस्कशन करा गया तो उसमें बोला गया कि डेफिनेटली जो p एंड s ओवरलैपिंग होगा दैट विल बी मोर देन s एंड s। ps ओवरलैपिंग में अगर एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली इनके बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो अकॉर्डिंग टू VBT, in methane 3 bonds are of equal strength while one of the bond is weaker than other 3, right? But प्रैक्टिकल डेटा, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकली इट इज फाउंड कि मीथेन के जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं सभी के सभी इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, सभी के सभी इक्वल लेंथ के हैं। तो
तो ये चीजों का जस्टिफिकेशन हमें वीबीटी या वीएसईपीआर से नहीं मिलना था, तो फिर इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ले आया गया। देखो एक और चीज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं और क्या चीजें बोलते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन इज प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक बार मीथेन में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, फिर उसके बाद और समझेंगे, इसके पोस्टुलेट देखेंगे और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कार्बन का अगर मैं एटॉमिक नंबर 6 बोल दूं, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो इट इज 1s2 2s2 एंड 2p2। कार्बन के लिए सेकंड सेल इज द आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल सेकंड सेल होगा। डेफिनेटली बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करने हैं। एंड सिंस कार्बन इन मीथेन, अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन में कार्बन को 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी देयर इन वैलेंस शेल। सो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज आर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में हम लोग क्या बोलते हैं, 1s2 इट इज 2s1 एंड 2p3। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s वो किधर चला जाएगा, 2p में चला जाएगा, तो 2p के सभी ऑर्बिटल में देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब देखो बोला क्या जाता है, एग्जैक्ट सीन कैसा है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस एक्स एंड वाई एक्सिस इज जेड एक्सिस, एंड ओरिजिन पे हमारा कार्बन है, राइट। और 4 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं टू फॉर्म द बॉन्ड। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन अप्रोच करेगा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पहले तो एक्साइटेशन हो जाएगा, एक्साइटेशन में कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, एंड अभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ। हाइब्रिडाइजेशन में बोला जाता है कि ये जो वैलेंस शेल के जो अनपेयर्ड आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, या फिर जितने ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होना है, ये सभी ऑर्बिटल बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये 2s का एक ऑर्बिटल एंड 2px 2py 2pz, ये सभी ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है। ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस इंटरमिक्सिंग। मतलब जब हमने ऑर्बिटल डिफाइन करा था, बोला सर ये सेंटर में हमारा लेट्स से न्यूक्लियस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर टू दिस जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डंबल शेप मिलेगा दैट इज आर पी एक्स ऑर्बिटल, राइट, एंड वाई एक्सिस के अलोंग डंबल शेप मिलेगा दैट इज पी वाई ऑर्बिटल, एंड डेफिनेटली जेड एक्सिस के अलोंग जो डंबल शेप मिलेगा दैट इज पी जेड ऑर्बिटल। तो जब आपको बोला जाता है दिस इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कैन यू थिंक कि क्या बोल रहे हैं कि आपका px के अलोंग एक स्पेस है, इट इज द 3D स्पेस, एंड y एक्सिस के अलोंग इट इज द 3D स्पेस, स्पेस का इंटरमिक्सिंग। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब इधर में कोई एक स्पेस है, इधर में कोई एक स्पेस है, आप बोल रहे हो स्पेस को इंटरमिक्स कर दो, ऐसे कैसे हो सकता है? स्पेस का इंटरमिक्सिंग समझ में थोड़ा मुश्किल है। तो एक्चुअली ऐसा सीन होता भी नहीं है, स्पेस को आप इंटरमिक्स नहीं कर सकते हो। बोला ये जाता है, चलो मान लेते हैं कि ये जो 2s ऑर्बिटल है इसका एनर्जी E1 है, राइट, एंड 2px का एनर्जी E2, 2py का एनर्जी E3 एंड 2pz का एनर्जी E4। हमने क्या करना है, इंटरमिक्सिंग का मतलब समझना। इंटरमिक्सिंग में बोला जाता है कि ये जो 4 ऑर्बिटल जिनका आपस में इंटरमिक्सिंग होना है, इनका सभी का आप एनर्जी फाइंड आउट करो, एंड देन इस एनर्जी का आप सम कैलकुलेट करो। अगर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूं जो ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है, और यू कैन से जो ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होने वाले हैं, तो वो एनर्जी क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ये आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। सिंस 4 ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होना था, इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो ये जो एनर्जी मिलेगा, लेट अस से इट इज E। आपको अब क्या करना है, E एनर्जी के ऑर्बिटल जनरेट करने हैं, और ऐसे कितने ऑर्बिटल जनरेट करेंगे हम लोग, 4 ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, क्योंकि E एनर्जी के 4 ऑर्बिटल जनरेट करेंगे तभी टोटल एनर्जी क्या रह पाएगी, कांस्टेंट रह पाएगी। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल डजंट मीन कि मैं यहां पे स्पेस को इंटरमिक्स करने वाला हूं, ऐसा कोई मतलब नहीं है।
इंटरमिक्सिंग सिंपली इंडिकेट्स दैट कि जो आपका स्पेस में ऑर्बिटल्स हैं उसके आप एनर्जी फाइंड आउट करो एंड देन टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर आपने 4 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करा है तो जो भी टोटल एनर्जी थी उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, और जो एनर्जी मिलेगी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो एनर्जी मिलेगी उस पर्टिकुलर एनर्जी का एक न्यू ऑर्बिटल जनरेट करो, राइट। और सिंस अब सभी जो 4 न्यू ऑर्बिटल आप जनरेट करोगे सभी का एनर्जी सेम रहेगा, तो सभी का आपको शेप, साइज सब कुछ सिमिलर बनाना है, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए, राइट। तो वही यहां पे भी हो रहा है। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, देन ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा। इंटरमिक्सिंग के बाद लेटर से ई एनर्जी का जो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेगा, आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि वो जो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उसमें एक लोब साइज में बड़ा होगा और एक लोब साइज में छोटा होगा। तो ऐसे करके आपको 4 न्यू ऑर्बिटल बनाने हैं, ठीक है। जैसे आप देखो तो इंटरमिक्सिंग होने वाले जो ऑर्बिटल थे उसमें एक था 2s 2px 2py 2pz, तो इनमें साइज एंड शेप डिफरेंट है। 2s क्या है, स्फेरिकल है। 2px 2py 2pz क्या है, इनमें एनर्जीज अलग है, इनका ओरिएंटेशन अलग है, इनमें जो शेप है वो मान लेते हैं सिमिलर है, बट s का शेप तो डेफिनेटली डिफरेंट मिलने वाला है। इनका साइज भी अलग मिलेगा, 2s का साइज एंड 2p का साइज अलग अलग मिलेगा। बट आप जब इंटरमिक्सिंग करोगे, इंटरमिक्सिंग करने एनर्जी का इंटरमिक्सिंग करोगे तो उसमें ई एनर्जी के जो 4 न्यू ऑर्बिटल बनाओगे सभी का शेप एंड साइज सेम बनाना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 4 न्यू ऑर्बिटल जनरेट हुए इनको सेंट्रल एटम, दैट इज व्हाट CH4 में सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, सेंट्रल एटम के अराउंड सिमेट्रिकली प्लेस करना है। जैसे अब यहां पे थोड़ा सा VACPR का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। आप जरा रिकॉल करो, अगर सेंट्रल एटम के पास 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट है वैलेंस शेल में और मैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमाइज करना चाहता हूं तो उनको सिमेट्रिकल प्लेस करूंगा। सिमिलरली यहां भी हमारे पास 4 न्यू ऑर्बिटल जनरेट हो गए अराउंड द सेंट्रल एटम। आपको रिपल्शन मिनिमाइज करते हुए ये सभी 4 ऑर्बिटल को सिमेट्रिकली प्लेस करना है। एंड वी नो दैट कि अगर यार 4 ऑर्बिटल है और उनमें रिपल्शन मिनिमाइज करने हैं वैलेंस शेल में, तो उनको टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करोगे तभी आपका रिपल्शन मिनिमाइज हो पाएगा। तो जो एक्चुअल सीन जनरेट होगा ये चीजें तो ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और चीज दिखा दूं। जो एक्चुअल सीन जनरेट होगा, लेट अस से यहां पे कार्बन एटम था और इसके अराउंड 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन्हीं ऑर्बिटल को हम लोग नाम क्या देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन्हीं ऑर्बिटल को आप टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करना, इट इज लाइक दिस वन। टेट्राहेड्रल शेप तो आपने देखा ही होगा, कुछ 3 बॉन्ड नीचे की तरफ और एक बॉन्ड पॉइंट करेगा ऊपर की तरफ, दैट इज व्हाट इज आवर टेट्राहेड्रल शेप। सराउंडिंग को आप ज्वाइन करोगे तो टेट्राहेड्रल शेप जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ बीच में हमारा सेंट्रल एटम है और इसके अराउंड सभी तरफ में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो इक्वल एनर्जीज के थे वो प्लेस हो जाएंगे। एंड अगर आप रिकॉल करो जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था इन एक्साइटेड स्टेट, दैट वाज 2s1 एंड 2p3, और यहाँ पे सभी ऑर्बिटल में बिफोर हाइब्रिडाइजेशन सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन थे। ये भी बात करूंगा अभी मैं पॉस्टुलेट में कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन आप करते हो और हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करते हो तो इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता मींस यहां पे जैसा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वैसा ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। यहाँ पे जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने वाले हैं सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन दे, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुए हैं सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्लेस करेंगे हम लोग। अब इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम जो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेंगे और सभी हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन दो रहेंगे। ये अप्रोच करेंगे और इनका आपस में ओवरलैपिंग होगा एंड 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है
that is formed by the overlapping of sp3 hybridization. Why sp3? Let's try to understand the name also. आप देखो ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, एक s ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हुआ और 3p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हुआ, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुए, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम लोग क्या नाम देंगे? sp3 sp3 sp3। जो ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करा उन्हीं के बेसिस पे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दे देते हैं कि एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम इज sp3, राइट? सो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया जाए तो जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम दैट इज कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, इनका आपस में ओवरलैपिंग हो रहा है। ये केवल किसी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ट्रू नहीं है, ये सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ट्रू है। तो अगर सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है वो सेम है, sp3 1s sp3 1s, तो डेफिनेटली एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सेम आएगा। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सेम आ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम आएगा। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था कि मीथेन में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है सभी इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन से जस्टिफाई करा जा सकता है। बट एक चीज फिर से मैं वापस से रिपीट करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट? ऐसा किसी ने नहीं देखा कि ऑर्बिटल के एनर्जीज का इंटरमिक्सिंग हो रहा है एंड 4 न्यू ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं, ऐसा किसी ने देखा नहीं हुआ है। इट इज जस्ट प्रेडिक्शन कि ऐसा हुआ होगा, राइट? ऐसा हुआ होगा करके एक थ्योरी बना दिया जिसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, और डेफिनेशन में यही बोला जा रहा है, इट इज द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आप देख लो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग इंटरमिक्स कर रहे हैं ऑफ कॉम्परेबल एनर्जीज। वन मोर थिंग, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए इनमें जो एनर्जी गैप होना चाहिए वो काफी कम होना चाहिए या इक्वल एनर्जीज के होने चाहिए। जैसे 2s 2p के बीच में एनर्जी गैप इज वेरी लेस, राइट? ऐसा नहीं करना आप कभी 1s को आप 2p के साथ मिक्स कर दिए, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल इज हाई फॉर द कार्बन एटम, तो वो काम हम लोग नहीं करने वाले। जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे या तो उनकी एनर्जीज इक्वल हो रही होगी या फिर उनमें एनर्जी का गैप काफी कम हो रहा होगा, यही बोला जा रहा है। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज टू फॉर्म अ सेट ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल। आप देखो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करें, 4 न्यू ऑर्बिटल जनरेट करें, न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जीज एंड आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन वाला पोर्शन क्लियर है। मैं आपको नेक्स्ट कुछ पॉस्टुलेट बता देता हूं हाइब्रिडाइजेशन के, कुछ रूल्स और पॉस्टुलेट जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स एंड पॉस्टुलेट्स, थोड़ा बात करा जाए इनके बारे में। फर्स्ट रूल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन इज The atomic orbital of valence shell are hybridized। ऐसा नहीं होगा कि जो इनर शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाएंगे या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो वैलेंस शेल के होंगे, ठीक है? द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ valence shell takes part in intermixing or hybridization. Now second rule is the orbital undergoing hybridization should have almost equal energies। ये अभी हम लोग बात कर रहे थे। the orbital undergoing hybridization should have almost equal energy. This is the rule of hybridization.
Third point is both half-filled and completely filled orbital of valence shell can take part in hybridization. See, अभी जो हम लोगों ने CH4 का एग्जांपल लिया, CH4 के वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, इट वाज 2s1 2p3. उसके सभी वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन थे और वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कोई भी ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाला ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है. द ओनली थिंग कि वैलेंस शेल का जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, वैलेंस शेल का वेकेंट ऑर्बिटल विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. Either the orbital of valence shell is half filled or fully filled will take part in hybridization. So this is the rule. Both half filled and fulfilled orbital of valence shell can take part in hybridization. Now next is the electron present in atomic orbital do not undergo in hybridization. The electron present in atomic orbital do not take part in hybridization. आई होप आपको ये सभी 3 रूल्स क्लियर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए. द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. ओके. द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल either it is half filled or full filled can take part in hybridization. The atomic orbital undergoing hybridization should have almost equal energies, and the electron present in the valence shell of atomic orbital are not hybridized. Hybridization of orbital is taking place, not of electron, right? ये चीजें आप क्लियर रखना. These are the 3 rules of hybridization. Next, let's see the next rule. Next rule, rule number 4. The hybrid orbital is in equivalent. The hybrid orbital is in equivalent in size, shape and energies. Size, shape and energy. The electron density of hybrid orbital, the electron density of hybrid orbital is concentrated on one side. Hybrid orbital concentrated on one side. Concentrated on one side of nucleus, right? The meaning of this statement is suppose this is the nucleus and electron density on one side is higher, means one side the lobe is going to be larger while on other side the lobe is smaller.
larger lobe is representing that electron density on this side is more, and smaller lobe is representing lesser electron density. uh, One side nucleus, right, concentrated on one side of nucleus, which means one lobe is relatively larger, which means one lobe is relatively larger one lobe is relatively larger than other lobe, than other lobe. The larger lobe has positive symbol. The larger lobe has positive symbol, while smaller negative. See, this is the hybrid orbital. No, one side electron density is more, while another side electron density is less. This larger lobe is having positive symbol, and lower lobe is having negative symbol. What this positive and negative symbol represent, इसके बारे में हमारे already बात हो चुकी है. ये जो positive negative symbol represent करते हैं वो क्या है? These are the amplitude of electron wave, right? तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक साइड में इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है और उसी साइड में इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वाइल दूसरे साइड में एम्पलीट्यूड निगेटिव है और वो साइड में इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, राइट. द लार्जर लोब ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटिन्यूड है. द लार्जर लोब of hybridized orbital overlap with atomic orbital, of surrounding atom to form sigma covalent bond, right? This is going to overlap hybrid orbital. This positively side or larger lobe will overlap with the atomic orbital of surrounding atom to form the sigma bond. That means from here one more important statement is completed, can be concluded that this hybrid orbital can form only sigma bond. This hybrid orbital can form only sigma bond, and it is important. Remember this one. Let's write that point also. Hybrid orbital. Make it point number 5. Hybrid orbital form only sigma bond. Hybrid orbital form only sigma bond. There is only one exception in our syllabus. There is only one exception of this statement, and that is what is benzene. We'll see. Benzene is actually an intermediate जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में आपको मिलेगा. मैकेनिज्म का नेम इज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, एंड दिस इन दैट रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजाइन इज फॉर्म. ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे बेंजाइन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, या जरूरत हुआ तो यहाँ पे भी देख लेंगे.
These were the postulates or you can say rules of hybridization. I hope सारे रूल आपको क्लियर हैं. एंड इसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं हम लोग एंड देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे. जैसे अभी एक पोस्टुलेट में बोला गया कि वैलेंस शेल के वो सभी ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड हैं या फुल फिल्ड हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो पहले इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी ये देखने का कोशिश करेंगे कि किस केस में फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, तो यहाँ पे जो हम लोग फाइंड आउट करने का तरीका सीखे वो तो अप्लाई करेंगे और फटाफट आंसर भी मिल जाएगा. इसमें अगर मुझे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तो पहले तो मैं बॉन्ड पेयर पूछूंगा. बॉन्ड पेयर इज 3 बिकॉज बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम. देन लोन पेयर इज 1 एट नाइट्रोजन एटम बिकॉज नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देयर इज 5 इलेक्ट्रॉन and out of that 5 electron 1 electron will be distributed to each of the surrounding atom because hydrogen needs 1 electron to complete their duplet. So after distribution there will be 2 electron left on nitrogen atom, 2 electron, that is 1 pair, so lone pair will be 1, right? So lone pair plus bond pair which is called VACP for nitrogen will be 4. If VACP is 4, hybridization is going to be sp3, right? अगर आपको याद हो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अगेन बीबीटी में एक क्वेश्चन आपको पूछा था, वहां पे अमोनिया मॉलिक्यूल लिखा था और वहां पे मैंने आपसे पूछा था कि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का ये कौन से ऑर्बिटल में है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अगर आप चेक करो वापस से पेज टर्न ओवर करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये लोन पेयर 2s ऑर्बिटल में है. बट यहीं पे अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछते तो यही लोन पेयर अभी मैं बोलूंगा कि ये लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अवेलेबल है अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो. कैसे, लेट्स सी. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए इट इज 1s2 2s2 एंड 2p3. इन केस ऑफ अमोनिया अगर आप देखो तो नाइट्रोजन को 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने, मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो यहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट लिखने का जरूरत नहीं. इसमें 2s में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 2p के सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट. अब देखो अगर ये पे बीबीटी यूज करना होता तो मैं क्या बोलता, 2px 2py 2pz को ये जो ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएंगे एंड जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वो 2px 1s 2py 1s 2pz 1s सभी इक्वल स्ट्रेंथ के आएंगे और जो लोन पेयर होगा वो कहां होगा, 2s ऑर्बिटल वाला होगा. क्यों, क्योंकि वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही लोन पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है एट द सेंट्रल एटम. बट अब अगर मुझे यहां पे हाइब्रिडाइजेशन यूज करना है तो मैं बोलूंगा देखो भाई नाइट्रोजन का जो वैलेंस शेल है दैट इज द सेकंड शेल एंड सेकंड शेल के वो सारे ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वेदर इट इज हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड डजंट मैटर, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा. मतलब एक आपका 2s ऑर्बिटल हो गया और 3 ये p ऑर्बिटल हो गए, इनका आपस में इंटरमिक्सिंग होगा. बिल्कुल सिमिलर वे में मैं बोलूंगा इसका एनर्जी E1 E2 E3 E4 सभी को ऐड करूंगा, देन 4 से डिवाइड करूंगा एंड देन बोलूंगा कि देयर आर 4 न्यू ऑर्बिटल जनरेट होंगे और ये जो 4 न्यू ऑर्बिटल जनरेट होंगे सभी का साइज, शेप एंड एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा. ये सभी का शेप, साइज एंड एनर्जी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है. और इनका अगर नाम लिखना है तो आप देख लो, एक s ऑर्बिटल गया हुआ है और 3p ऑर्बिटल गए हुए हैं, इनका आपस में इंटरमिक्सिंग हो रहा है. तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका नाम क्या लिख लेंगे हम लोग, sp3 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 एंड sp3. ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा. नाउ अभी मैं कुछ देर पहले आपको बोल ही रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा पहले था वैसा अभी भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा. अब देखो वैलेंस शेल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल था उसमें एक ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और 3 ऑर्बिटल ऐसे थे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था.
तो मैं वापस से यही काम करूंगा कि एक ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखूंगा और बाकी सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखूंगा। एंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड, अब क्या होगा आप जानते हो, नाइट्रोजन का ये जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो गए इन द वैलेंस शेल। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए अगर आप शेप जनरेट करोगे तो मिनिमम रिपल्शन कैन बी ऑब्टेन्ड जब ये 4 ऑर्बिटल एक दूसरे को टेट्राहेड्रल शेप में अलाइन कर लेंगे, राइट। तो हम लोग फिर से टेट्राहेड्रल शेप जनरेट करेंगे, उसमें एक ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट 3 ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और एक ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। डेफिनेटली बॉन्ड वही ऑर्बिटल फॉर्म करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब देखो 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन की ये 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये अप्रोच करेंगे, इनका ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओवरलैपिंग के बाद बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो हम sp3 बताएंगे और हमसे पूछा जाए कि लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, sp3 1s sp3 1s। दिस इज हाउ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड लोन पेयर किधर रहेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे आप देख सकते हैं कि मतलब वैलेंस शेल के वो ऑर्बिटल जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहां से ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाती है कि जो इंटरमिक्सिंग होना है, जिसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है, वो है ऑर्बिटल। रीडिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा पहले था वैसा अभी भी रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और ये अमोनिया का एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा और पोस्टुलेट भी थोड़े क्लियर हो गए होंगे और ज्यादा क्लियर हो गए होंगे आपको पोस्टुलेट, और यू कैन से रूल, राइट। तो ये था अमोनिया का एग्जांपल। CH4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कुछ एक दो स्पेशल टाइप के एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बिकॉज एक चीज तो हमको पता है कि अगर आपको नॉर्मल कंपाउंड दे दिया जाए और हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो डेफिनेटली आप बता सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। जैसे एक मतलब बहुत आसान सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं बस ऐसे फाइंड आउट करने के लिए, बाकी मैं कुछ स्पेशल टाइप के एग्जांपल लूंगा। सपोज अगर आपके सामने फॉस्फेट आयन लिख दिया PO4 3- और इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए ये सारी चीजें करने का जरूरत नहीं है। हमने वो ट्रिक पहले सीख रखा है। हम पहले क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे। बॉन्ड पेयर इज 4। बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन, कितने हैं 4, तो बॉन्ड पेयर क्या हो गया 4। देन वी नीड टू फाइंड द लोन पेयर। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन दे, 3 नेगेटिव। मैंने बोला भी हुआ था कि स्पीसी के ऊपर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव लिखा जाए वो पॉजिटिव नेगेटिव को आप सेंट्रल एटम के साथ डील करना टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री। ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए आप सेंट्रल एटम के साथ डील करना इजी हो जाएगा आपके लिए। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 नेगेटिव मींस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले गए। अब फास्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। आप सभी ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन फास्फोरस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, लोन पेयर 0, VsP4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, तो ये वाला चीज तो आपको आता है। तो मैं यहां से ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर कोई नॉर्मल स्पीसी लिखे और आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो वो आप बता सकते हो। प्रॉब्लम कहां होगा, जब थोड़ा सा अलग सा चीज मिल जाए। जैसे एक नॉर्मल सीन और ले लेता हूं मैं, फिर उसके बाद बात करता हूं। जैसे अगर आपसे SO2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2। लोन पेयर अगर फाइंड आउट करना है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, रेस्ट यू आर लेफ्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 पेयर। सो लोन पेयर इज 1, VsP is 3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2।
हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगा, sp2 मिल जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल वाले केसेस है, ये आप कर लोगे, मुझे भरोसा है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ अलग टाइप के एग्जांपल, लेट अस से अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH3 रेडिकल एंड आल्सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CF3 रेडिकल। CF3 बोलो और या फिर CX3 बोलो, आप कोई भी हैलोजन रख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डजंट मैटर, कोई भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, बॉन्ड पेयर अगर आपसे पूछा जाए, बॉन्ड पेयर डेफिनेटली हम लोग 3 बताने वाले हैं, सराउंडिंग एटम 3 है। लोन पेयर अगर आपसे पूछा जाए, देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन दे, आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वी आर लेफ्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट फ्री रेडिकल। अब 1 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं बोलेगा कोई, पहली बात तो पेयर जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो लोन पेयर नहीं बोलेंगे इसको। अब दूसरा चीज, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जोश जोश में ऐसा बोल देते हैं सर लोन पेयर हाफ, मतलब ये तो क्राइम है, मतलब ऐसा बोलना लोन पेयर हाफ। पेयर हाफ होने का मतलब क्या है, पेयर हाफ कैसे हो सकता है, तो ये सारी चीजें कोई नहीं बोलेगा, पेयर को फ्रैक्शनल बता दिया, ये वाले काम नहीं करने वाले कोई। तो यहां पे लोन पेयर में क्या बोलने वाला हूं, 0, VSEP क्या मिल जाएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगा sp2, करेक्ट है, ये करेक्ट है बच्चे, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 करेक्ट है। एक बार हैलोजन को देखो, यहां पे अगर कोई बॉन्ड पेयर पूछे, बॉन्ड पेयर वापस से 3 बोलेंगे, लोन पेयर कोई बोले, लोन पेयर वापस से 0 बोलेंगे, VSEP 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, अब 2 का हो जाएगा। CF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें समझने की है, समझने की चीज ये है कि मैंने पहले ही आपको बोला कि हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट हैविंग एनी प्रैक्टिकल एविडेंस, हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, इट इज प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और एग्जैक्टली इसका बेस कहां से बनाया गया कि मतलब हम लोग ये चीजें होंगी तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। प्रैक्टिकल सीन ये है कि पहले हम लोग मॉलिक्यूल का शेप ऑब्जर्व करते हैं एंड शेप ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। जैसे आपको कुछ चीजें मैं बताता हूं, आप हाइब्रिडाइजेशन जब sp बोलते हो, sp हाइब्रिडाइजेशन कब बोलते हो, जब VSEP2 आ जाए, VSEP2 मिलेगा आप हाइब्रिडाइजेशन sp बोलोगे, और VSEP2 में ही शेप क्या बोलते हो, आप लीनियर बोलते हो। मतलब यहां से एक चीज अपने दिमाग में आ जानी चाहिए कि लीनियर शेप, ज्योमेट्री अगर लीनियर आपको मिल रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। सिमिलरली अगर VSEP3 बोलते हो आप, VSEP3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हो, sp2, और वहां पे ज्योमेट्री क्या बोलते हो, ज्योमेट्री बोलते हो ट्रायगोनल प्लेनर। तो जहां कहीं भी ज्योमेट्री आपको ट्रायगोनल प्लेनर दिखाई दे, आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री, ध्यान रखना मैंने वर्ड को चेंज कर दिया है, मैंने शेप को हटा करके ज्योमेट्री बोला हुआ है। तो जहां कहीं भी ज्योमेट्री आपको ट्रायगोनल प्लेनर दिखाई देगा, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा ही होगा। सिमिलरली VSEP4 दिखाई दिया, ज्योमेट्री क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, sp3। तो ज्योमेट्री अगर मुझे टेट्राहेड्रल दिखाई दिया तभी मैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोल पाऊंगा। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, ज्योमेट्री हम लोग देख सकते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख सकते हैं, उसका ज्योमेट्री देख सकते हैं, तो ज्योमेट्री के बाद हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका मन आया, जैसे इसी को बोल दिया, CF3 को बोल दिया, चलो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। अब आपने हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोल दिया, तो इसका ज्योमेट्री क्या मिलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ज्योमेट्री मिलना चाहिए था ट्रायगोनल प्लेनर, बिकॉज VSEP क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो आपको ज्योमेट्री क्या मिलना चाहिए था, ट्रायगोनल प्लेनर। बट प्रैक्टिकली ये ट्रायगोनल प्लेनर है ही नहीं। तो अगर ट्रायगोनल प्लेनर नहीं है तो आप हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे बोल सकते हो। आपको एग्जैक्ट सीन बताते हैं, इसमें जो ज्योमेट्री मिलता है वो एक्चुअली पिरामिडल शेप मिलता है। देयर आर 3 फ्लोरीन एटम जो स्लाइटली बेंड है, मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये 3 फ्लोरीन एटम है और कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये सीन दिखाई देता है। मतलब बेसिकली होना ये था
कि हमें ट्रायगोनल प्लेनर शेप मिलना था, बीच में हमारा सेंटर में कार्बन एटम है, कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया, ये ट्रायगोनल प्लेनर है और इसके बाहर में कार्बन के एक पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। अब बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन सराउंडिंग एटम को रिपल्शन आएगा और ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम स्लाइटली नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये एक्चुअल शेप कैसा, ज्योमेट्री कैसा दिखाई दे रहा है, हमें पिरामिडल टाइप का चीज दिखाई दे रहा है। तो अगर पिरामिड बन रहा है यार, तो आप हाइब्रिडाइजेशन sp2 कभी नहीं बोल सकते, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप कुछ भी कर लो, पिरामिड कभी बनेगा ही नहीं। पिरामिड कब बनेगा, जब भी टेट्राहेड्रल हो जाए। अगर ये टेट्राहेड्रल है और ऊपर में लोन पेयर है तो मैं इसे पिरामिड बोल दूंगा, ठीक है। तो ये चीज समझना जरा। प्रैक्टिकल फैक्ट यही है कि हम लोग मॉलिक्यूल का शेप, ज्योमेट्री पहले एनालिसिस करते हैं एंड देन उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना अच्छे से कि देयर आर सम केसेस जहां पे आपके बोलने से हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा। हम पहले मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री देखेंगे, देन उसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। जैसे ये केस में आपको CF3 के साथ दिख रहा है। अब कॉमन सी चीज है, दिमाग में ये भी आएगा कि इसका शेप पिरामिड क्यों नहीं हो गया। तो उसका रीजन है बच्चे, इसमें जो शेप मिलता है वो एग्जैक्टली ट्रायगोनल प्लेनर ही मिलता है। यहाँ पे आपको पिरामिड शेप नहीं दिखता है। यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में p ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। रीजन ये है कि यहाँ पे जब आप हैलोजन ले आते हो तो ईच हैलोजन इज हैविंग 3 लोन पेयर, सभी हैलोजन के पास 3 लोन पेयर है एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप प्लेस कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आता है एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन इसका शेप क्या हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। जबकि यहाँ पे CH3 में हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन नहीं आ पाता है, ये शेप पिरामिडल नहीं बनता है, ये ट्रायगोनल प्लेनर ही रह जाता है। इसलिए इसको sp2 बोलना करेक्ट है, बट इसको sp2 नहीं बोला जा सकता है। इन केस ऑफ दिस CH3 फ्री रेडिकल, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। टेट्राहेड्रल में पिरामिड शेप हम लोग बना सकते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना कि sp2, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज आप अपने दिमाग में रखोगे। नेक्स्ट, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट एक और अच्छा एग्जांपल है आपके सामने जहां पे शेप से चीजें डिसाइड होती है। जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए NO2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, NO2 में अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, बॉन्ड पेयर डेफिनेटली मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। लोन पेयर अगर देखना हो तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, आउट ऑफ दैट 5 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यू आर लेफ्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली पेयर नहीं है तो लोन पेयर में 0 लिखूंगा, VSEP2 लिखूंगा। VSEP2 लिखते ही हमारे दिमाग में हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाता है, लेकिन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन VSEP2 में हमें जो ज्योमेट्री मिलना चाहिए वो लीनियर मिलना चाहिए, लेकिन लीनियर होता नहीं है। इन केस ऑफ NO2 द ज्योमेट्री और शेप इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं होता। कैसा होता है एग्जैक्ट इसका शेप, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं बनाऊंगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं तो नाइट्रोजन के पास ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहीं पे अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर ना बना करके कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड देन एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, दिस वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो अगर ये लीनियर शेप में होता बच्चे तो डेफिनेटली मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp बोल देता, बट प्रैक्टिकली इट इज फाउंड कि ये लीनियर शेप नहीं है। The correct shape of NO2 is bent shape. It is having bent shape. एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, ये इसका करेक्ट शेप है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आ रहा था। बिकॉज ऑफ रिपल्शन दोनों नाइट्रोजन, दोनों ऑक्सीजन स्लाइटली बेंड हो जाएंगे और शेप हमें क्या मिल जाएगा, बेंड शेप और V शेप। तो अगर बेंड शेप मिल रहा है तो आप लीनियर तो बोल नहीं पाओगे, फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp नहीं बोल पाओगे। द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं दैट इज sp2, बिकॉज
ट्राइगोनल प्लेनर के केस में एक साइड में अगर मैं लोन पेयर प्लेस कर दूं तो मुझे बेंड शेप मिल जाएगा, राइट। NO2 में नाइट्रोजन का करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, नॉट sp नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली कुछ और भी एग्जांपल है, दो चार और एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे एक दो एग्जांपल, लेट्स से आपको KMnO4 दे दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। यहाँ पे थोड़ा ऐसा हाइब्रिडाइजेशन मिलता है जिसे हम लोग मतलब सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है स्टूडेंट लेवल पे। इट इज नॉट sp3, इट इज नॉट sp, नॉट sp2, नॉट sp3। लेकिन अगर आप ऐसा बोलो, जैसे आप जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का ट्रिक आपको सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मैंगनीज जो है यहाँ पे वो अनायनिक पोर्शन में है, ये ब्रेक करेगा तो MnO4 माइनस बनेगा एंड K प्लस बनेगा। डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, ये कोवेलेंट पोर्शन है, इसी से हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। अब यहाँ पे मैंगनीज के अराउंड अगर सराउंडिंग एटम पूछा जाए तो कितने हैं, 4 है, 4 ऑक्सीजन एटम है, तो बॉन्ड पेयर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। लोन पेयर फाइंड आउट करने, तो देखो मैंगनीज में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन मैंगनीज के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देयर इज टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इन मैंगनीज जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन भी लिख करके आपको दिखा दूंगा। एक नेगेटिव लिखने का मतलब अभी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप सभी ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंगनीज के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, लोन पेयर विल बी 0, VSP विल बी 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। दिस इज टोटली रॉन्ग, मैंगनीज का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन, चलो देखा, ये चीजें थोड़ी सी अलग हैं। देखो मैंगनीज एटॉमिक नंबर 27, let's write the configuration. 27 chromium, manganese is 25. Configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, it is 10, then next 10 and then 5, 3d5, right? This is the configuration of electronic configuration of manganese, atomic number 25. अभी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल में ऐसा था कि वो सभी ऑर्बिटल जो कंपैरेबल एनर्जीज को होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी लिया था, ऐसा बोला था कि आप 1s के ऑर्बिटल को 2p या सेकेंड सेल के ऑर्बिटल के साथ मिक्स मत कर देना, सेकेंड सेल के ऑर्बिटल के साथ मिक्स मत कर देना, बिकॉज फर्स्ट सेल सेकेंड सेल में एनर्जी गैप क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, तो ये आप नहीं करने वाले। लेकिन आपको कुछ चीजें मैं रिकॉल कराता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर हटते हैं, जो कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप कम होता है। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल फैक्ट इज कि ये जो 4s एंड 3d के बीच का एनर्जी गैप है दैट इज वेरी लेस, ये काफी कम है। वैसे तो वैलेंस सेल यहाँ पे कौन सा है, 4th सेल है, यहाँ पे वैलेंस सेल कौन सा है, 4th सेल है, लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट इज 4s 3d के बीच का एनर्जी गैप काफी कम है, 4s 3p के बीच का एनर्जी गैप अच्छा खासा है, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन में केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जो जिनके बीच में एनर्जी गैप क्या हो, कम हो, जिनका एनर्जी क्या हो, कंपैरेबल हो। तो स्पेशली डी ब्लॉक में जब आप एंट्री मारते हो तो ये 4s के आगे जो 3d लिखते हो, इनके बीच में एनर्जी गैप कम है और यही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में यही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में 3s 3p के इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, बट 3d के इलेक्ट्रॉन जरूर आएंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। मैंगनीज के अराउंड अगर मैं एग्जैक्ट इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैंगनीज में 3 ऑक्सीजन एटम डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए और 1 ऑक्सीजन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, राइट।
ये सिचुएशन है हमारे पास ना। अब मुझे जो दिख रहा है वो 4s3d, यही वाले जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना है, जो करना है वो इनको ही करना है ना। मैं अब क्या बोल रहा हूं, अब देखो जरा, इसमें अगर आप देखो तो मैंगनीज को 3 पाई बॉन्ड फॉर्म करने हैं, राइट। 3 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। 3 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर करना है तो पाई बॉन्ड डेफिनेटली s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ये हम लोगों ने कहां सीखा हुआ है, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, s ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड बना होगा फिर किसने बनाया होगा, ये पाई बॉन्ड बना होगा बिकॉज ऑफ दिस d ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। और एक चीज बताएं, और एक चीज आप देखो जरा, मैंगनीज को टोटल 2 4 6 7 बॉन्ड फॉर्म करना है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने हैं। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होने चाहिए, देयर मस्ट बी 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन में 4s3d जाना है। अब देखो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास, 4s के इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, एंड 3d के इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। तो अभी करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो वी आर हैविंग ओनली 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डेफिनेटली हमें अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। 4s के आगे कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 4p आएगा। तो ये 4s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा किसमें, 4p में। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 एंड 4p1, दिस इज व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा। क्यों, क्योंकि 7 बॉन्ड फॉर्म करने हैं। अभी आप देखो, अभी आपके पास टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 4p में 1, देयर इज टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं शेल वाइज लिखूं तो मैं शेल वाइज क्या लिखूंगा, d3 5 4s1 एंड 4p1। मैं जस्ट थर्ड सेल को पहले लिख रहा हूं और कुछ कर नहीं रहा हूं, एनर्जी ऑर्डर यही रहेगा। मैं एक बार फिर से इसको रिप्रेजेंट कर दूं, 3d में देयर इज टोटल 5 ऑर्बिटल और सभी 5 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, 4p के आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल इज कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब आगे सोचना जरा, अब मैंगनीज के बारे में सोचना। इट इज गोइंग टू फॉर्म 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड बनाने। पाई बॉन्ड बनाने के लिए डेफिनेटली d एंड p के ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, s का इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग, ये 4p का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा टू फॉर्म द पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, 1 पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म। 2 पाई बॉन्ड और बनाने हैं, तो d के 2 ऑर्बिटल और हम लोग हटा देते हैं, ये भी कहां चले गए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए ना। अब रेस्ट जो ऑर्बिटल बचे हुए, 3d के ऑर्बिटल बचे हुए हैं और एक s का ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये ऑर्बिटल का आपस में इंटरमिक्सिंग होगा एंड दे आर गोइंग टू जनरेट 4 न्यू ऑर्बिटल, 4 नए ऑर्बिटल जनरेट होंगे। एंड देन वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे वही 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होने। अब वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इस बार आप देखो तो d के 3 ऑर्बिटल और s के 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसके बाद सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिंस d इनर ऑर्बिटल का है इसलिए यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है वो d3s बोला जाता है, sd3 मत लिखना बिकॉज d क्या है, इनर शेल का है। अगर d आउटर मोस्ट शेल का होता तो मैं sd3 जरूर लिख देता, बट सिंस d इनर शेल का है इसलिए मैंगनीज का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी d3s। इफ यू रिमेंबर, मैंने एक स्टेटमेंट आपको और दिया हुआ था जहां पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का डिफरेंस देख रहे थे। वहां पे मैंने बोला भी था कि हाइब्रिडाइजेशन इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड नॉट बाय पाई बॉन्ड, इसलिए मैंने पाई बॉन्ड को पहले हटा लिया
फिर जो बच गए उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं, वही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो फाइनली KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का हाइब्रिडाइजेशन इज D3S, इट इज इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली एक और मैं आपको कंपाउंड बता दूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसमें भी आप क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना। क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन यहां भी D3S निकल करके आता है। अगेन दीज टू आर इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मैंगनीज, क्रोमियम, इन सब कंपाउंड में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, आप कर लोगे इसको, हाइब्रिडाइजेशन अब फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट लेट्स सी सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। कुछ एक दो चीजें और देख लेते हैं, बहुत मजा आएगा। एक चीज और आप देखो, एक केस और बताता हूं। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मूव करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो कंपाउंड दिख रहा है, कंपाउंड का नेम इज फ्यूरॉन। कंपाउंड का नेम इज फ्यूरॉन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है एंड ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा। इसमें स्पेशली ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। ऑक्सीजन का देखो तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के अराउंड 2 दिख रहे हैं। लोन पेयर देखो तो देखने के लिए तो लोन पेयर 2 है। VSCP आप 2 लिखने का 4 लिखोगे एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखने का कोशिश करोगे, विच इज रॉन्ग, राइट। चलो आपको थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बहुत शॉर्ट में खत्म करूंगा। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा एरोमेटिसिटी का। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक है और जिसमें रिंग के अंदर 4n+2 डीलोकलाइजेबल इलेक्ट्रॉन हो, हकल्स रूल। तो आप देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड 1 ऑफ द लोन पेयर, ये डीलोकलाइज हो रहे होंगे। एंड फ्यूरॉन इज एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड। फ्यूरॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके बारे में थोड़ा और आगे जाकर के बात करेंगे हम लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर फ्यूरॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और इसका एक लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर कहां चला गया, डीलोकलाइजेशन में। क्यों चला गया, टू अचीव एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये लोन पेयर तो चला ही गया। फिर ऑक्सीजन के पास अगर एक्चुअल सीन में देखोगे तो आउट ऑफ 2 लोन पेयर ओनली 1 लोन पेयर इज अवेलेबल एट नाइट्रोजन एटम। सो जब हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, नाउ VSCP is 3, hybridization is sp2, ये करेक्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल, अभी कुछ देर पहले मैं आपको सिखा रहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा और हमेशा क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। बट उसका एक्सेप्शन भी बताया आपको। देयर इज वन एग्जांपल, बेंजाइन में pi bond is formed by hybrid orbital and that is the only case in our syllabus। तो चलो देखो बेंजाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। बेंजाइन के बारे में अगर बोला जाए तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन, तो बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर है, बट 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है। अब आप देखो, खुद सोचो, अगर किसी से पूछा जाए भाई ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो गलती से अगर आप ये बोलते हो कि सर देखो ये कार्बन की 4 वैलेंसीज तो पूरी हो गई, लोन पेयर तो होना नहीं है, अब 2 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये, तो इसके सराउंडिंग एटम तो 2 ही है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, VSCP 2, हाइब्रिडाइजेशन sp। ये कभी बोल मत देना। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन sp बोल दिया तो इस कार्बन के अराउंड शेप क्या मिलना चाहिए था, लीनियर, जो कि है नहीं बच्चे, लीनियर है नहीं। अगर आप लीनियर बना दोगे तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो सिंस ये लीनियर नहीं है तो एटलीस्ट आप sp हाइब्रिडाइजेशन तो कभी मत बोलना। करेक्ट सीन ये है, देखो करेक्ट सीन ये है कि ये जो कार्बन है, ये दोनों ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें एक्चुअली ये जो इनर पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जो अंदर में पाई बॉन्ड दिखाई दिया, ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा,
पी ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग से। बाकी भी पाई बॉन्ड कैसे बने होंगे, पी ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग से। लेकिन एक और जो पाई बॉन्ड दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल का लैटरल ओवरलैपिंग है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इनका लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखना इसको। दिस इज द ओनली केस जहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा होता है। तो these are the few important points about the hybridization। फाइंड आउट करना अपने को आता है, जनरल केसेस दे दिया तो हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ स्पेशल कैरेक्टर वाले केसेस जितने भी थे वो सारे आपको इंक्लूड करके दे दिए गए, वो आपको दिखा दिए गए, रीजन बता दिए गए, एंड रूल्स एंड पोस्टुलेट डेफिनेशन ये हम लोगों ने सीख ही लिया। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज के क्लास के लिए यही स्टॉप कर रहा हूँ, अगली क्लास में मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करूंगा। बाय बाय।